ये वीडियो युद्ध के इतिहास में बने कुछ सबसे भयानक बूबी ट्रैप्स का अध्ययन करता है। उन्हें फंसाने, घायल करने और मारने के लिए डिजाइन किया गया था। वे मानव कल्पना के इंजीनियरिंग में बदले जाने का सबसे खराब उत्पाद प्रतिष्ठापित करते हैं। उन सभी का उपयोग आधुनिक इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक, वियतनाम युद्ध, या जैसा कि इसे वियतनाम में जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आक्रमण के युद्ध में किया गया था। 1955 में युद्ध की शुरुआत से लेकर 1975 में इसके अंत तक सभी संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों की मौतों में से 10 में से अधिक का कारण बूबी ट्रैप थे। लगभग हर 5 में संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में घायल हुए, इनमें से एक ट्रैप द्वारा घायल हुए थे। इन उपकरणों ने हजारों युवा पुरुषों की जिंदगी का अंत किया, अक्सर सबसे खराब तरीकों से। भयानक विष, सूक्ष्म छलावा और भयानक ठोस बल का उपयोग करते हुए इन जालों में एक भयानक रुचि है, भयानक लेकिन रोचक। वे वियतनाम लोगों की और संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्ध मशीन की पूरी शक्ति के खिलाफ उनके संघर्ष की एक कहानी भी बताते हैं। कोई टैंक, कोई विमान और अक्सर कोई बंदूक या गोलियां नहीं। उत्तर वियतनाम ने 20 वर्षों तक संख्यात्मक और प्रौद्योगिकी रूप से श्रेष्ठ शक्ति के खिलाफ लड़ाई की। आशाओं को साकार करने के लिए उन्हें प्रत्येक युक्ति का उपयोग करना पड़ा। यहां वियतनाम युद्ध के सबसे भयानक बूबी जाल का उपयोग करने वाले कुछ सबसे नष्ट करने वाले चालें हैं। डरावना पुंगी जाल ने कई संयुक्त राज्य अमेरिका सेवादारों के दिलों में डर डाल दिया। जिसने भी किसी को इन मौत के गड्ढों में गिरते देखा, वह कभी नहीं भूलता। बांस या धातु की जाल में खुदाई होती है, अंत में घातक बिंदु तक तीखी होती है, जो गड्ढे में दफन होती है। फिर गड्ढा छिपा दिया गया था, शीर्ष से छिपाया गया था। सेनाएं स्थान से स्थान चलती रहती थीं, आमतौर पर जंगलों और कृषि भूमि के माध्यम से स्पष्ट रूप से चिह्नित पथों पर। यहां उत्तर वियतनाम ने अपने जाल बनाए थे। दृश्य को चित्रित करें। संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक चल रहे हैं, बातचीत, गाना या अपने गार्ड के साथ मजाक कर रहे हैं। फिर एक स्नैप और क्रैश बातचीत को तोड़ देता है, इसे चिल्लाने और दर्द की चीखों से बदल देता है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पैर की पुंगी जाल के ढक्कन से टकराने पर सैनिक का पैर पूरे शरीर के वजन के साथ नीचे डूब जाता है। भयानक बल के साथ भाले मांस को छेद करते हैं। भाग्यशाली के लिए ये सीधे पैर से गुजरेंगे। दुर्भाग्यवश वे टखने से सीधे जांग के ऊपर तक चले जाएंगे। कुछ गड्ढों में शेर के वक्र दांतों के समान सूचियां डाली गई थीं। इस परिणाम स्वरूप एक पैर जब जाल में प्रवेश करता है और छेद होता है, तो बिना भारी अनुमर्जनीय क्षति के बिना जाल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों ने इस प्रकार के जाल को उदासीनता से फ्लाई कैचर्स कहा, क्योंकि वीनस फ्लाई ट्रैप के जबड़ों में मक्खियों की तरह अंदर के लोग फंस गए थे, अक्सर विनाश की ओर अग्रसर। इस जाल में आकार और स्वभाव में बड़ा अंतर था। कभी कभी छेद छोटे और उथले होते थे। ये एक पैर को निगलने में सक्षम थे और कुछ इंच के कांटे भरे होते थे। कभी कभी वे बड़े होते थे, मीटर चौड़े और 10 फीट गहरे। इनमें बहुत बड़े बांस के भाले भरे होते थे, जो एक व्यक्ति को सीधे भोंकने में सक्षम होते थे। एकल पीड़ित को ठोकर मारने के लिए बड़े जाल बनाने से संतुष्ट नहीं, ये जाल अक्सर एक साधारण डिजाइन विशेषता होते थे। ढक्कन से छिपा हुआ पिवट जोड़ा गया था। इसका अर्थ था कि ठोकर मारने पर जाल अंदर नहीं गिरता, बल्कि खुल जाता था। सैनिक अंदर स्लाइड करने के बाद यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, दूसरे पीड़ित की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार पुरुषों को इन भयानक बांस की भालाओं द्वारा छेद किया जा सकता था, पूरी अंधकार में फंसे हुए, संभवतः उस दुर्भाग्यपूर्ण साथी की मृत्यु के साथ फंसे हुए, जिसने उस विनाशकारी बूबी जाल में असमय मृत्यु पाई थी। इन चीजों से यहां तक डर लगता था कि युद्ध अनुभवी पुरुषों को भी, जिन्हें कम डर लगता था।
19 वर्ष की उम्र में वियतनाम भेजे गए पेंसिल्वेनिया के जो ओ राइली ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता बूबी जाल थी। उद्धरण मानचित्र पर सीधे लिखा था, बूबी जाल क्षेत्र। सफाई के समय लोग अक्सर पूंजी जालों के कारण अपने पैर या उंगलियां खो देते थे। अब पुरुष कभी कभी पूंजी जालों में दर्दनाक गिरावट को जीवित रहते थे, विशेष रूप से एक छोटा लेकिन गिरावट की बलवानता और बांस की भालों की क्रमबद्धता के अलावा इन जालों ने ऐसे पीड़ितों के लिए एक घृणित रहस्य संग्रहित रखा था। दांव पशु और मानव के मूत्र और मल, साथ ही आसपास के जंगल के पौधों और जानवरों के विष से लेपित थे। ये पदार्थ दक्षिण और मध्य वियतनाम जलवायु की चिपचिपी उम्सदार गर्मी में दिनों, यहां तक कि सप्ताहों तक पड़े रहते थे। उनकी विषैलता जीवन भरोसे की थी। इस प्रकार पुरुषों को पंजी जाल से हुई प्रारंभिक चोट से बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन घावों में संक्रामक और विषैले रसायनों के परिचय के साथ मौत की दर, मानव पीड़ा की बात न करें, गुणाकार से बढ़ गई थी। ऐसे पदार्थों से सने हुए जाल में फंसे व्यक्ति वियतनाम में ज्यादा देर तक नहीं रहते थे। पंजी जाल के लिए विचार निर्दयता से सरल और प्रभावी था, लेकिन नया नहीं था। लगभग 2000 वर्ष पहले सीजर और उनकी रोमन सेनाओं के खिलाफ गॉल्स ने एक समान जाल का उपयोग किया था। सच्चा डेलू भेड़िया का गड्ढा भेड़ियों को फंसाने के लिए था। उत्तरी एशिया में एक समान संस्करण का उपयोग बाघ के गड्ढे के रूप में किया जाता रहा है। अनुमान है कि वियतनाम ने 1941-1945 के बीच वियतनाम पर शासन करने वाली जापानी सेनाओं से इस सोच को उठाया, जिन्होंने एशिया भर में जाल बिछाया था। जिसने भी इस बूबी जाल का आविष्कार किया, ये निस्संदेह वियतनाम युद्ध के सबसे घातक और विनाशक बूबी जालों में से है। मेष जाल पूंजी जाल की तरह विशेष रूप से हिंसक थे। एक ट्रिप वायर को ट्रिगर करने पर एक भारी प्लैंक या टोकरी तेजी से नीचे और किसी भी व्यक्ति की ओर गिरती थी। कभी कभी उन्हें मौत के आर्क में आगे पीछे हिलने वाले लोलक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। कांटेदार धातु या लकड़ी के खूंटों और टूटी हुई ईंट या कंक्रीट से बना गदा जाल विनाशक था, जो किसी भी वस्तु को कुचलने में समर्थ था। इस जाल में एक विस्तृत विविधता देखी गई, जिसमें निर्माण सामग्री उपलब्ध भागों और इसके निर्माता की कल्पना के आधार पर अलग अलग होती थी। कंक्रीट की गेंदें, तेज की हुई लकड़ी और गुस्से वाले कीड़े, सभी को गदा जाल को घातक और भयानक बनाने में उपयोग किया गया था। नारियल की खोल का उपयोग कई तरह से किया जाता है। भारी सामग्री भरकर इसे तीक्ष्ण वस्तु से छेदना होता है। एक पुरुष समूह जंगल से चलते होते थे जब एक लता या तार के ठोकर लगने से वे जाल खोल देते थे, जिससे वे अनपेक्षित रूप से चेहरे की ऊंचाई पर अनभिज्ञ सैनिकों की ओर उड़ते थे। उनकी आने की दिशा अनिश्चित थी और गदा जाल इस प्रकार हिलते रहते थे कि वे लोलक की तरह अपनी गति को बनाए रखते थे। बेशक इन भयानक यंत्रों से हुए चोट भारी थी। इनसे हुई सीधी चोट अक्सर मौत के द्रव्यमान के केंद्र से बाहर की ओर उभरने वाले कई तीक्ष्ण बिंदुओं के माध्यम से संकेंद्रित होती थी, जिससे गदा की भारी गतिज ऊर्जा के साथ साथ छेदन और चीरफाड़ होती थी। गदा जाल का विचार पूंजी जाल की तरह यह था कि पुरुषों को इतना डराना कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। अधिकांश जाल मारने की शक्ति में आंशिक रूप से प्रभावी थे। इसके बजाय जाल के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित था, जो आघात और भय उत्पन्न करता था, ताकि इसमें फंसे लोगों को घायल और अत्यधिक पीड़ा में डाल सके। जाल में फंसे व्यक्ति एक पीड़ित थे। अब उनके सशस्त्र साथियों की दस्ता डरी हुई, सतर्क और भयभीत थी। वे दूसरे प्रकार के पीड़ित थे। यही मानसिक युद्ध है जो वियतनाम युद्ध में सभी योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आतंक एक अविश्वसनीय हथियार था और इससे मेस ट्रैप और उसके समान अन्य जालों की निर्ममता की व्याख्या होती है। क्या यह जाल ऐसा नहीं लगता कि यह सीधे फिल्म से आया है? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, यह सब वास्तविक था। सांप का बिल। फिल्में एक तरफ, पर सांपों के जाल वास्तविक रूप में गंभीर थे। हालांकि इन जालों की अधिकांश प्रक्रियाएं कुछ हद तक अज्ञात हैं,
लेकिन यह स्पष्ट है कि विषैले सांप वियतनाम युद्ध में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए गए थे। बांस के पिट वाइपर से लेकर काले मोनोसेलिट कोबरा तक, जो 4 फुट लंबे हो सकते हैं। वियतनाम में खतरनाक सरीसृपों में समृद्ध जैव विविधता है, जिससे कोई भी, यहां तक कि सांप प्रेमियों को भी, हैरिसन फोर्ड से सहमत होने पर मजबूर हो सकता है। सैनिकों द्वारा गुजरने की संभावना वाली जगहों पर इन मौत के सांपों को छोड़ने से पहले असक्रिय कर दिया जाता था। इन्हें एक दिन छोड़ने के बाद मिलने पर सर्पों से चोट की संभावना काफी कम थी। सांप आमतौर पर डरपोक होते हैं, वे बिना चेतावनी के हमला नहीं करते। समस्याएं बाद में आती हैं। समय मिलने पर ये विषैले सरीसृप भूखे, प्यासे और गुस्से में आ जाते हैं। उनके पास कुछ भी होता है तो वे उसे काट देते हैं। जैसे ही यह काफी नहीं था, विषैले सांपों को पेड़ों और दरवाजों पर लटकाया जाता था, जहां वे और भी खतरनाक और आक्रामक हो जाते हैं। उत्तर वियतनाम सेनाओं ने सांपों के जाल के सभी प्रकार का उपयोग किया, और सच मुझे युद्ध वीरों द्वारा वर्णित सांप जालों की विविधता और पैमाने पर चौंका दिया। पेड़ों पर कीले हुए सांप, स्प्रिंग बॉक्स में सांप, गुप्त सुरंगों में सांप, सभी सांप जाल। वास्तव में हमारे द्वारा चर्चित किसी भी बूबी जाल को लें, और वियतनाम युद्ध के समय किसी ने सांपों के साथ चीज को संभालने का तरीका जरूर खोज लिया होगा। लेकिन सांप ही सैनिकों से लड़ाई डराने की सेवा में उपयोग किए गए एकमात्र जानवर नहीं थे। लेफ्टिनेंट जैक फ्लावर्स याद करते हैं कि वियतनाम कम्युनिस्ट बलों ने सैनिकों को रेंगने के लिए टनलों की छोटी सी सीमा में बिछड़ी हुई स्कॉर्पियन की डिब्बियों को छोड़ने के लिए ट्रिप वायर का उपयोग कैसे किया। उनके एक सैनिक को काट लिया गया और वह चिल्लाते हुए बाहर आ गए। फिर कभी ऐसे टनल में जाने से मना कर दिया। ततरी, भंवर और मधुमक्खियों का युद्धकालीन जाल बनाने में व्यापक रूप से उपयोग किया गया, डरावने काटने वाले चींटियों की तरह। सांप के जाल तब तक विशेष रूप से प्रभावी नहीं होते थे जब तक कि वे अन्य जालों के साथ नियमानुसार नहीं मिलाए जाते थे। उस समय सांपों का उपनाम 2 कदम चार्ली रखा गया था, क्योंकि कथित रूप से सैनिकों को दर्द से बेहोश होने से पहले केवल 2 कदम ही चलने का मौका मिलता था। लेकिन यह अतिशयोक्ति थी। सिर्फ कुछ ही जहरीले सांपों का विष इतना तेजी से काम करता था। हालांकि उपनाम का अस्तित्व यह दिखाता है कि सांप वास्तव में बहुत सारे समझदार पुरुषों को काफी डराते थे। इच्छाओं की जंग में यह एक उपयोगी हथियार होता है। यदि आप यह सोच सकते हैं कि ये युवा सैनिक, जो अक्सर अपने घरों से हजारों मील दूर होते हैं, एक झूलते हुए सांप को वृक्ष की ऊंचाई पर या एक टनल में मिलते हैं, जहां उन्हें तत्परता से बाहर निकलने या उसे मारने का कोई तरीका नहीं मिलता, तो आप समझ सकते हैं कि इन सांपों ने कितने सैनिकों को परेशान किया है। यह जाल मोहक होने के साथ वियतनाम लोगों की योग्यता भी दर्शाता है, जिन्होंने अपने आसपास की सामग्री का उपयोग करके हमलावर सेनाओं को आतंकित किया। ग्रेनेड या बंदूकों के बिना काम करने के लिए सांपों ने संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों को आतंकित करने का बोझ उठाया। हमारा अंतिम विनाशकारी बूबी ट्रैप इस वीडियो में भी सबसे उन्नत है, M14 ब्लास्ट माइन। शायद यह प्रविष्टि आपको आश्चर्यचकित करती है, लेकिन M14 माइन को पुंगी ट्रैप, मेस ट्रैप और स्नेक ट्रैप जैसे अन्य भयानक बूबी ट्रैप्स के साथ देखने का हक है, और इसके अच्छे कारण हैं। इसे टो पॉपर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका आकार और प्रभाव क्षेत्र छोटा है। M14 छोटा है, और मैं मतलब बहुत छोटा, शायद 2 इंच का, और इसे छुपाना और बड़ी संख्या में तेजी से तैनात करना बहुत आसान होता है, और यही हुआ। लाखों की संख्या में वियतनाम के इलाकों में इन्हें बोया गया, और कई अब भी बचे हुए हैं। 1975 में युद्ध के अंत के बाद जितने संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में मरे थे, उतनी ही संख्या में लोग जमीन में छोड़ी गई अनस्फोटित खदानों से मरे हैं, लगभग 50,000। इन दुष्ट छोटे खदानों की सस्ती जमीन में स्थापना ने एक अपरिमेय धरोहर उत्पन्न की है। तो वे कैसे काम करते थे? इन खदानों में सीधे मारने की शक्ति नहीं थी, जब तक कि एक बच्चे ने कदम नहीं रखा, जिनमें केवल 19 ग्राम का छोटा उच्च विस्फोटक चार्ज था। बजाय इसके, चार्ज ने घुटने से नीचे के पैर के निचले हिस्से को समाप्त कर दिया। यदि वे चोट से बच गए
तो यह उन्हें जीवन भर अपाहिज बना देगा। M14 मेरे उन प्रारंभिक मीनों में से एक था जिसे नहीं मारने बल्कि घायल करने के लिए बनाया गया था। उनका अद्वितीय डिजाइन इसे सक्षम बनाता था। ऊपरी प्लेट कदम रखने पर काम करता था। यह एक लचीले उत्तल प्लेट पर आधारित था जिसे बेलेविल स्प्रिंग कहा जाता है, जो ट्रिगर के जरिए फायरिंग पिन को सक्रिय करता था, जिससे माइन सक्रिय होता था। ये माइन बच्चों द्वारा रखे जाते थे क्योंकि इन्हें छिपाना और संभालना आसान था, और अब ये वियतनाम के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। विडंबना में अब खेल रहे बच्चे सबसे अधिक कदम रखते हैं, शायद उनसे भी नहीं बड़े जो 50 साल पहले वहां माइन रख सकते थे। M14 माइन का सरल डिजाइन उन्हें प्रत्येक कुछ डॉलर के लिए मास प्रोडक्शन करने की अनुमति देता था। इनके बड़े पैमाने पर और विनाशक प्रभाव वाले उपयोग के चलते इन मौत के माइनों को विनाशक बूबी ट्रैप्स की सूची में एक स्थान की हकदारी निश्चित है। अब पुंगी ट्रैप में स्ट्रैप स्नैक ट्रैप और M14 माइन सभी अपने तरीके से विनाशक रूप से प्रभावी बूबी ट्रैप्स हैं, जो उनके शिकार को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति